हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 साइंस का हर लेसन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम लोग हर लेसन से दो दो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो 11 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रसायन में, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ आपको बताना है ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया होता तो दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते, तो यहाँ दो पदार्थ हैं यानी कि ये मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण नहीं किए। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया होता तो ये टूटकर कई भागों में विभाजित होता, नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ आता है विस्थापन अभिक्रिया की बारी, तो आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो 2Al है वो Fe2 को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये जो अभिक्रिया होगा दोस्तों आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ आप लोग देखिए, बहुत ईजी है अगर आप लोग यहाँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y एरो 2FeCl2 प्लस H2 प्लस SO4 प्लस HCl। अब आपको ये करना है, इधर जितने तत्व हैं जैसे 2FeCl3, अब इधर उतना ढूंढिए। ठीक है। और फिर H2H2O ढूंढिए। फिर आप देखिए इसमें Y का मान क्या बचता है। जैसे देखिए यहाँ 2FeCl3 2FeCl एंड Cl एक ले लेते हैं, ये 3 हो गया। अब यहाँ देखिए और 2H2O, यहाँ देखिए 4 है, 4H2O। ठीक है। तो यहाँ 2 ये हो गया वो एंड 4H, तो 2 2 4 4 ये हो गया और इसमें से 2 ले लेते हैं, तो यहाँ आपका बचेगा SO2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा Y का मान के लिए SO2। ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता दिया, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोगों को ऐसे टिक करना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे लेसन का। अब आता है आप लोगों का दोस्तों दूसरा लेसन, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट से है, चैप्टर नंबर 2। ये क्या है आप लोग देखिए, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल होता है उसको जीवाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर है CaCO Cl2। ठीक है। एंड CaCl2 एंड CuCl2 CaCO3। तो आपका जो सही आंसर है फर्स्ट CaCO Cl2। ठीक है। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 एंटीबायोटिक, नंबर 2 एनाल्जेसिक, नंबर 3 एंटासिड, नंबर 4 एंटीसेप्टिक। तो आपका जो सही आंसर है वो है एंटासिड। ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग तीसरे लेसन से देखते हैं। अब दोस्तों हमारा धातु एवं अधातु पाठ आता है चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि जिंक की बजाय टिन का क्यों लेप होता है। अब देखिए जो टिन है वो जिंक की बजाय बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो टिन जो है महंगा है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। और भी आप लोग देख सकते हैं टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ठीक है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशीलता है, ये भी सही है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशीलता है। जो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये भी आपका सही है। ठीक है। दोस्तों अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से H विस्थापित कर देगा। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सब क्यों अम्ल में से H विस्थापित नहीं कर पाएंगे, PTHgCu क्यों नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इसलिए नहीं कर पाएंगे, Mg कर देगा,
क्योंकि जो Mg है हाइड्रोजन यानी कि H से अधिक अभिक्रियाशील है। Cu Hg Pt ये सब H से कम अभिक्रियाशील है। H इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। H चाहे तो इन तीनों को विस्थापित कर देता है, लेकिन H को ये तीनों विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका Mg है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 देखते हैं। लेसन नंबर 4 है कार्बन तथा उनके यौगिक। ब्यूटेन और चतुर्स कार्बन यौगिक हैं जिनका प्रयागात्मक समूह है या क्रियात्मक समूह है। तो वो आप लोगों का जो सही आंसर है वो है कीटोन, क्योंकि इसमें ओन लगा हुआ है, तो ये आपका कीटोन है। ठीक है, दूसरा एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ क्या बताना, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम। तो पहला एथेनोइक अम्ल, दूसरा प्रोपेनोइक अम्ल, तीसरा एथेनल, चौथा मेथेनल। तो दोस्तों अगर आप लोग एसिटिक अम्ल यानी कि आयुपेसी नाम लिखना जानते हैं तो एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम लिख देंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने कई समूह को पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए आयुपेसी के प्ले लिस्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है एथेनोइक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। जो Li है लिथियम है, विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है, Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। आसानी से आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, गलत है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, गलत है। इनके ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, गलत है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। जो परमाणु हैं आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ आपका जो है केमिस्ट्री समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हमारा जैव प्रक्रम लेसन आता है, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी। अनुवांशिकता एवं जैव विकास में हम लोग बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मैंने आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र बनवाया होगा या पढ़ाया होगा तो वृक्क जरूर बताया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइक्रोटांड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपका जो सही आंसर है वो है माइक्रोटांड्रिया में। ठीक है, माइक्रोटांड्रिया में। तो ये दोस्तों आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन या बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही। चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय आप लोग देखिए। आपका प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। दोस्तों पादप हार्मोन्स को मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, नंबर ए इंसुलिन, नंबर 2 थायरॉक्सिन, नंबर 3 एंड्रोजन, नंबर 4 साइटोकाइनिन। तो ये आपका जो है साइटोकाइनिन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, साइटोकाइनिन। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजेन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं, एस्ट्रोजेन। तो इसमें देखो दोस्तों तो कुछ सेम ही देख रहे हैं दोनों, लेकिन ध्यान रखना एस्ट्रोजेन है ये, एस्ट्रोजेन है ये भी थोड़ा अलग है। ठीक है, एंड्रोजेन है। ठीक है, एंड यहाँ देखिए एस्ट्रोजेन आपका बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजेन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग ऐसे जैसे आप मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप लोग याद भी करते चलिए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमारा जीव जनन कैसे करते हैं पाठ आता है, पराग कोश में होते हैं। दोस्तों मैंने एक पढ़ाया था पराग कोश में होते हैं। देखिए परागण की प्रक्रिया। ठीक है, परागण में जो ठीक है पुष्प के नर और मादा भाग मिलकर, ठीक है, तो वो चीज आप लोग जरूर पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में दोस्तों पराग कण होते हैं। ठीक है, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण। ठीक है, और ये सब वाह्य दल, अंडाशय, अंडप ये सब अलग होते हैं। ठीक है, तो पराग कोश में पराग कण होते हैं, इतना याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, अंडद्वार ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्रवाहिका
ये जो है दोस्तों ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, नर जनन तंत्र का। तो अगर आप लोग नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी का लास्ट लेसन आता है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है। दोस्तों समजात तथा समरूप अंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद ये भी समजात अंग का उदाहरण है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत ये भी समजात अंग के उदाहरण, क्योंकि ये समान जात हैं। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय भी वही है। तो उपयुक्त में सभी समजात अंग के उदाहरण हैं, ठीक है, सभी समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? आप लोगों ने पढ़ा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विगमन का नियम, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सबको पढ़ लिया। लेकिन अभी आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, ठीक है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग क्या पपीते के पौधे पर किया था, आलू के, अंगूर के? इसमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइबम होता है। आप लोग ये भी याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अब बायोलॉजी भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एंड लेंस। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। दोस्तों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए नंबर फर्स्ट बात, आप लोगों का उत्तल लेंस है, इसलिए प्लस में आपका जो है फोकस दूरी की क्षमता यानी कि क्षमता प्लस में होगा, ठीक है, इतना याद रखना। अब ये दोनों तो आपके कटआउट हो गए। अब 50 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर यानी कि 100/50 यानी कि 2 डायप्टर होगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल लगाना जानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्षमता का सूत्र भी जानते हैं तब ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए जेल का प्रयोग भी किया जाता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो वो टूट जाएगा गिरने पर, तो टूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा तुरंत, तो इसलिए मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं क्या बनाने में, लेंस। तो दोस्तों हमारा अगला मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। अगर आपका आंख आई बिल्कुल स्वस्थ है तो आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, जहां तक आप लोगों को दिखाई देगा एरिया, ठीक है। तो आपका जो होगा अनंत होगा, ना कि 50 सेंटीमीटर, ना कि 25 सेंटीमीटर, ना कि 100 सेंटीमीटर, आपका जो होगा अनंत होगा, बहुत लंबाई तक देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हम पश्चिमाभि द्वारा करते हैं, पश्चिमाभि द्वारा, ना कि पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, प्रत्यारिका द्वारा। जो आपका सही आंसर है वो है पश्चिमाभि। अब हम लोग आते हैं वैद्युत के पाठ में। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इससे आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करते रहना, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है दोस्तों ओम है, ओम, ठीक है, ओम। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में वैद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आपका दोस्तों जो सही आंसर है वो I/R², ठीक है, I/R², उल्टा नहीं याद करना, I²R, ये नहीं, IV ये सब नहीं, I/R², ठीक है। तो ये आपका वैद्युत का इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों एक पार्ट इसमें कम है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा जल्दी ही, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत पाठ आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? लकड़ी, कोयला, गोबर गैस, इन सब का हम लोग जैव मात्रा ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैव मात्रा ऊर्जा में। लेकिन हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपका नहीं है, क्योंकि ये जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण नहीं है, ठीक है। जो आपका कोयला है वो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे हर लेसन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।
तो दोस्तों अब भी आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूं कि आप लोग अब भी 90% ना ला पाए तो बेकार है। आप लोग 90% जरूर लाना दोस्तों। एंड हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी कीजिए तो भूख लगे तो खाना खाओ, फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।